गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरिया इदरीस। कल पूरी दुनिया में जमहूरियत का आलमी दिन मनाया गया। इस दिन के मौके पर जिस तरह पाकिस्तान में जमहूरी रवायात को रोंदा गया वो इंतहाई शर्मनाक भी था, तकलीफ दे भी था। अरकान असम्बली को भेड़ बकरियों की तरह एक ऐसी आइनी तरमीम के लिए सुबह से रात तक बिठाया गया जिसका ड्राफ्ट खुद वज़ीर कानून कह रहे थे कि मेरे पास भी नहीं है। हुकूमती आइनी तरमीम कोई करती रहती हैं, ये एक नॉर्मल बात है, बल्कि उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो लेजिस्लेट करें। लेकिन ये अपनी नौइयत की पहली आइनी तरमीम शायद थी जिसने पूरी हुकूमत को ना सिर्फ एम्बैरस किया बल्कि जग हसाई का निशाना बना दिया। जूँ जूँ रात होती गई सवालात उठते गए, पूछा जाने लगा कि हुआ क्या। वो तरमीम जिसके लिए हुकूमत 2 दिन तक एड़ी चोटी का जोर लगाती हुई नज़र आई। पार्लियामान के अंदर से तहरीक इंसाफ के MNAs को गिरफ्तार किया गया। सादुल्ला बलोच के घर पर छापा मारकर उनकी अहलिया और दीगर ख़वातीन को पकड़ा गया। कई MNAs को डराने और धमकाने की कोशिश की गई। टॉक शोज़ के अंदर बरमला कहा गया कि हमारे नंबर्स पूरे हैं, लेकिन नतीजा क्या निकला? 0। नतीजा ये निकला कि पूरी हुकूमत को मौलाना फजल रहमान ने सियासी दाव पेच आजमा कर बेबस कर दिया। गुज़िश्ता 2 दिन यूँ लग रहा था कि पूरे मुल्क में शहबाज शरीफ की नहीं बल्कि मौलाना फजल रहमान की सरकार है। हुकूमत की तमाम जमातों ने मौलाना के दर पर हाज़िरी दी, ताहम मौलाना फजल रहमान मुतमईन ना हुए। कुछ पस पर्दा भी फ़ोन भी कहा जा रहा है कि आए, कुछ रिक्वेस्ट पस पर्दा भी थी, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने अपनी मखसूस मुस्कुराहट के साथ सबको इनकार ही कर दिया। मौलाना फजल रहमान ने कल शब ये कहा था कि कौम के लिए खुशखबरी है, और शायद ठीक ही कहा था, क्योंकि आखिर में ये खुशखबरी ही थी कि जिस तरीके से ये आइन पेश की गई थी, जिस तरीके से इसके बारे में शकूक व शुबहात थे, जिस तरह इस पर कोई डिबेट नहीं हुई थी, तो फिर इस तरमीम का जो हमने देखा हशर कल रात, उसमें हम ये कह सकते हैं कि कल डेमोक्रेसी डे पर जमहूरियत बच गई पाकिस्तान में। अगर कल के सियासी मैच का मैन ऑफ द मैच अवार्ड होता तो यकीनन बिलाशुबा मौलाना फजल रहमान को ये अवार्ड देते और इसको जीतने पर मुबारकबाद भी देते। कुछ अर्से पहले तक, बल्कि कुछ घंटे पहले आप कह लें, हुकूमत किस तरीके से नंबर पूरे होने का दावा करती रही, ज़रा देख लीजिए। क्या बंदों का इशू है, कोई और इशू है? बंदे का इशू नहीं है। अरकान की बात की जा रही है तो मतलूबा अरकान जो है इंशाल्लाह ताला 224 हो जाएंगे। हम हमारे पास मौलाना साहब वोट देंगे, पूरी उम्मीद है मौलाना साहब वोट देंगे। सर नंबर गेम पूरे हो गए? तो कभी से पूरे हैं यार। बिल्कुल उम्मीद भी है, परज़म भी है, और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला नंबर गेम जो है उसमें कोई मसला नहीं होगा। साहब हमारे पुराने इत्तेहादी भी हैं, साथी भी हैं, आप थोड़ा इंतजार करें, आपको अच्छी खबर है। आज कौमी असम्बली इजलास में आइनी पैकेज पर असद कैसर और आज़म नज़ीर तारड़ के माबैन तक जुमलों का तबादला हुआ। दोनों का कहना क्या था, जरा देखिए। रात के तारीकी में चोरी की तरह डाकाज़नी करती हुई ये अमेंडमेंट पास करने होते हैं। ऐसी बातें ना करें, कोई डाका नहीं, कोई चोरी नहीं है, कोई रात का अंधेरा नहीं है। इस असेंबली की कोई रूल्स है स्पीकर साहब के नहीं है। आपने जब इस किस्म की कानून साजी करनी है तो सबसे पहले उसको पब्लिक करें, उसके ऊपर असेंबली में डिबेट करवाएं। ड्राफ्ट तो उस वक्त आए जब बिल ले किया जाए, हमारा काम कम से कम पूरा हो तो आप तक पहुँचेंगे ना। इस तरह जिल्लत से और इस तरह जोर और जुल्म से अगर कानून साजी होती है तो मैं समझ रहा था कि हमारी लिए मौत बेहतर है। इस तरह पार्लियामेंट में बैठना जो है वो बेहतर नहीं है। मंशूर मैंने देना है, मेरे कायदीन ने देना है, आपने देना है, इन्होंने देना है। ये पार्लियामेंट है ना, अपने आप कहते हैं आपको कोई डंडा दिखाता है और आपको कोई कहता है सीधा हो जाओ। ये बड़ी बड़ी पार्टियां इसलिए होती है कि एक डंडी के जोर पर चलते हैं। हम अपनी मुखालफतों में और टाइमिंग्स की वजह से कि आज मुझे सूट करता है, आज इन्हें सूट करता है, हम अपनी दाढ़ियां खींचते रहते हैं और अपनी सारी ताकत जो है जाके झोली में डाल आते हैं। इन तमाम मामलात में सबसे हैरान कुन वो स्टेटमेंट थी जो खुद वजीर कानून ने कल रात दी, वो भी देख लीजिए। साइड में आजम साहब मुसवदा मिला जी आपको? अच्छा, आपको मिल गए। मुसवदा इस कदर ताख़ीर से क्यों मिला उनको? जल्दी किस बात की थी? बहुत सारे और सवालात। हमारे साथ फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब मौजूद है। थैंक यू सो मच चौधरी साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। हमारे प्रोग्राम में बैठकर आज से तकरीबन महीने से ज़्यादा पहले आपने एक स्टेटमेंट दी थी, ज़रा वो भी देख लीजिए। एक तो फायज़ ईसा साहब को हम रख लें
एक्सटेंशन दे दें। That's plan A। एग्जैक्टली जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम लाएंगे। एक बात हो रही है कि ये जो फैसला आया है फायज ईसा साहब का, उसके बाद वो कह रहे हैं फायज ईसा साहब की अब एक्सटेंशन इज आउट ऑफ द कार्ड्स, और उसको अल्टरनेट क्या किया जा रहा है कि हम सीनियरिटी प्रिंसिपल खत्म कर देंगे, मंसूर अली शाह साहब को हमने चीफ जस्टिस नहीं बनने देना, और हम एक अमेंडमेंट लेके आएंगे कि जिसमें 5 सीनियर मोस्ट जजेस में से किसी को भी जो प्राइम मिनिस्टर है वो बना सकेगा। You're saying कि constitutional amendment will suggest political pick and choose हो सकते हैं। Yes, political pick and choose। फवाद चौधरी साहब, वज़ीर कानून को तो कल रात आईनी पैकेज का ड्राफ्ट मिल गया, लेकिन आपको तो लग रहा है ये बहुत पहले से आपके पास मौजूद था। सो ये भी बता दें कि आइंदा आप कब आ रहा है और क्या हो रहा है? नहीं, अब तो फ्रिया जो कह लें कि हवा निकल गई ना, अब ये जो जितने मर्जी मौलाना साहब के पास चक्कर लगा लें, मौलाना फजलुर रहमान ने जो काम करना था वो तो कल कर दिया उन्होंने, और अब तो आगे जो जजेस और लॉयर्स हैं उन्होंने अब ये तरमीम आगे नहीं होने देनी। उसकी वजह ये है कि अगर ये तरमीम मंजूर हो जाए तो उसका मतलब तो ये है कि आपका हाई कोर्ट तो मुकम्मल ख़त्म ही हो गया, क्योंकि आप देखिए ना हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको आपने ले आए हैं तकरीबन, आप समझिए कि ASP लेवल के ऊपर ले आए हैं, बल्कि शायद इससे भी नीचे, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि उनकी जॉब्स की जो श्योरिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, हर साल उनकी असेसमेंट होगी और उसके बाद उनको निकाला भी जा सकता है और दूसरी सूरत में उनको सूबों से बाय ट्रांसफर भी किया जा सकता है। लिहाजा जो जॉब सिक्योरिटी है हाई कोर्ट की वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गई। तो इसका मतलब यह है हाई कोर्ट मुकम्मल खत्म हो गई। फिर आपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा ही अबॉलिश कर दिया। आप कह रहे हैं वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट होंगे, और सुप्रीम कोर्ट को आप कह रहे हैं कि वो आर्टिकल 199 के तहत, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन के तहत जो फैसले हाई कोर्ट्स करेंगी उसका सुनने का इख्तियार ही नहीं होगा, वो एक अलहदा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को होगा। जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आप बना रहे हैं वो आप कह रहे हैं कि उसका जो चीफ जस्टिस है वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा और सारे जजेस वो चीफ जस्टिस और प्राइम मिनिस्टर मिलके अपॉइंट करेंगे, तो लिहाजा प्रैक्टिकली वो कोर्ट भी जो है वो खत्म हो गई। सो ये एक अजीबोगरीब किस्म की ये अमेंडमेंट है। आपको लग रहा है कि अब अभी वक्त है या ये पास शायद हो जाए या कभी नहीं होगी, ये तब्दील? अब तो बड़ा मुश्किल है। नहीं, अब तो बड़ा मुश्किल है। आप तो देखिए ना, एक तो लॉयर्स मूवमेंट को हुकूमत ने एक कह लीजिए कि उसको भी टक्कर मार दी है। लॉयर्स मूवमेंट अब इसलिए शुरू होनी है कि अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन है अगले महीने अक्टूबर में एंड में, और इस वक्त वो मोमेंटम पकड़ रहा है जो इलेक्शन है। तो अब ये जो इतना बड़ा मुद्दा मिल गया है तो इसको तो हर पार्टी ने इसके ऊपर अपनी पॉलिटिक्स भी करनी है लॉयर्स में, और जाहिर है कि एक बड़ा सीरियस मामला भी है। और दूसरा देखें, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने तो परसों जब ये हुआ ये कि अटॉर्नी जनरल ने बदतमीजी की जब मुनीब अख्तर साहब के साथ जुडिशल कमीशन के इजलास में जो खबरें चली भी आपको पता है, उसके बाद हुआ ये कि 13 जजेस की मीटिंग हुई सुप्रीम कोर्ट में, और जस्टिस आयशा जो है वो भी शायद गालिबन मुल्क से बाहर है। तो आप अंदाजा कर लीजिए कि 14 जजेस जो है 17 में से वो जजेस इकट्ठे हुए और उन्होंने इसके ऊपर बड़ी सख्त रिजेंटमेंट का इजहार किया कि किस तरह से अटॉर्नी जनरल जो है वो मिसबिहेव कर सकता है इतने सीनियर जज के साथ। और उसके बाद इन्होंने फिर ये जो वजाहत है इलेक्शन कमीशन की, ये 8 जजेस ने साइन की है। तो आप अंदाज़ा कर सकती हैं कि ये कहा जा रहा था कि जो रिव्यू है यानी नजरसानी की जो अपील है उसके लिए 3 जजेस पे काम हो रहा है और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, लेकिन उन 3 जजेस ने इस वजाहत में भी साइन करके लेकिन आज मखसूस नशिस्तों के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का जो अक्सरियती फैसला है, 8 जजेस ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर वजाहत जारी की। डिप्टी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ये लिखा है कि मुतालिका फरीकैन को नोटिस जारी नहीं किए गए और वजाहत जारी कर दी गई। सो ये क्या कंट्रोवर्शियल होने जा रहा है? नहीं, ये तो देखिए ना, उन्होंने कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की है डिप्टी रजिस्ट्रार ने। वैसे ये नोट उन्होंने परसों ही लिख दिया था, मीडिया को आज जो है वो जारी किया गया है। और डिप्टी रजिस्ट्रार जो है वो बेसिकली स्कैंडलाइज कर रहा है ना कोर्ट को। 8 जजेस का फैसला जो था उसकी कॉज लिस्ट तो जारी होनी ही नहीं थी, क्योंकि ये केस तो कंक्लूड हो चुका है। आपको इल्म है कि इस केस के फैसला तो पहले ही आ चुका है, जो इसकी शॉर्ट जजमेंट है
और जब एक केस कॉन्क्लूड हो चुका हो तो वो दोबारा कोर्ट में तो फिक्स नहीं होता ना। लेकिन उस केस के अंदर जज साहबान ने ये पार्टीज को कहा था कि अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप डायरेक्ट चैम्बर में हमसे आके इसके ऊपर मिल लें। इलेक्शन कमीशन ने चैम्बर में दरखास्त दे दी और ये चैम्बर डिसीजन है जो अनाउंस हुआ है, तो इसकी कॉज लिस्ट कैसे जारी होनी थी और इसको फिक्स कैसे होना था रजिस्ट्रार ऑफिस की, तो इसके ऊपर तुकी नहीं बनती थी इस एक्सप्लेनेशन की। तो ये भी एक इन जजेस को एम्बैरस करने के लिए ये प्रेस रिलीज जो है वो जारी की गई है, विच आई थिंक इस वक्त फायज ईसा साहब जो है वो सिर्फ 2 जजेस के साथ ही उनके रह गए हैं, 2 या 3, इससे ज्यादा जजेस उनके साथ नहीं है। अब देखना ये है कि ये जो फुल कोर्ट्स हैं ये कब होती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की भी एक फुल कोर्ट होनी है और अब हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी भी फुल कोर्ट्स होनी है और वो अपना इसके ऊपर व्यूज लेंगे और वो फिर अपना एक लाएअमल देंगे। इसीलिए मेरी नज़र में अब ये जो बिलावल साहब जोर लगा लें मौलाना साहब के ऊपर या जो मर्जी आप कर लें, अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होना तकरीबन नामुमकिन। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। फवाद चौधरी साहब, हुआ क्या मौलाना फजल रहमान के साथ, क्योंकि आखिर वक्त तक तासुर यही था, गवर्नमेंट तो ओपनली क्लेम की थी कि हमारे साथ है और शायद यही कहा जाता था कि 90% बात तय पा गई है, थोड़ी बातचीत हो रही है, सो इंगेज थी आखिर वक्त तक हुकूमत। यहाँ तक खबरें आई कि नवाज शरीफ साहब भी वहाँ जाने वाले हैं। सो एग्जैक्टली किस बात पे फॉल आउट हुआ है मौलाना फजल रहमान का? नवाज शरीफ साहब ने तो खैर फ़ोन भी किया मौलाना फजल रहमान को और कहा कि मैं आना चाहता हूँ, और मौलाना ने उसके बाद उनको कहा कि अभी तो हमारे पास मुसवदा ही नहीं है, तो जब मुसवदा आएगा तो उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा, आप तब तशरीफ़ लाइएगा, अभी आप ना आए। सो मौलाना एक नवाज शरीफ साहब के साथ उनका एक रख रखाव का ताल्लुक है, तो वो उनको एम्बैरस नहीं करना चाहते थे कि वो आए भी, और फिर भी मौलाना ने तो इनकार ही करना था, तो इसलिए उन्होंने नवाज शरीफ साहब को पहले ही तरीके से मना कर दिया कि वो जो है वो मौलाना साहब के पास ना आए। और क्या मौलाना को बताई ही नहीं गई थी तमाम तरमीम? क्योंकि ये भी खबरें आई कि उन्होंने कहा कि ये जो बाद में बात हो रही है तो उस मुसवदे में है ही नहीं जो मेरे पास है। नहीं, तरमीम तो लॉ मिनिस्टर साहब को नहीं पता थी, तो बाकी किसी को क्या पता हो सकती थी? जिसने मूव करनी थी उसके पास ही नहीं थी, क्योंकि ये तरमीम जो है इसकी ड्राफ्टिंग की है इरफान कादर साहब ने और फिर 2 और भी लोग इसमें जो शामिल थे, तो वो तरमीम का आजम नज़ीर तारड़ को भी नहीं पता था। मैं तो खैर फ्रैंकली मंसूर अवान और आजम तारड़ पे तो मैं हैरान हूँ, इनको कोई पैसों का प्रॉब्लम है, बड़े इज्जतदार लोग हैं, पता नहीं ये नौकरी के चक्कर में इतने आगे किस तरह से चले गए हैं, आइन को समझने वाले लोग हैं। बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के वो हैं और यूजुअली बड़ी उनको डेमोक्रेसी का अलाइन किया जाता है। कल यौम जमहूरियत पर ऐसी तरमीम आई जिसका किसी को पता ही नहीं था। आप कोई सपोर्ट तब करेगा ना जब पता चलेगा। सीक्रेसी के अंदर हुकूमत अरकान को बाहर जाने की इजाज़त नहीं है और बिलावल भुट्टो कौम को मुबारकबाद दे रहे हैं ऑन दैट डे। व्हाट डू यू से अबाउट पीपल्स पार्टी? बिलावल भुट्टो तो इज डन एंड डस्टेड। आई थिंक आप अगर उनकी देखें ना कि जब भी वो कोशिश करते हैं कोई इंडिपेंडेंट लाइन लेने की तो जरदारी साहब उनको स्नप कर देते हैं। अब जब से इन्होंने एक लाइन दी थी इलेक्शंस में नून लीग के खिलाफ और उसके बाद जरदारी साहब ने इंटरव्यू दे दिया कि वो बच्चा है उसको क्या पता है क्या करनी है, उसके बाद से बिलावल साहब तो उठ ही नहीं सके अपनी पॉलिटिक्स में। एंड आई थिंक कि इस वक्त जो है उन्होंने अपना पॉलिटिकल कैपिटल भी बहुत लूज कर दिया है। सो आप देखते हैं कि ये जो है अपनी आसफा भुट्टो, आसफा जरदारी साहिबा जो है, अब मेरे ख्याल में जरदारी साहब तो इनको ही पार्टी देना चाहते हैं और वो कब ये शायद इस क्राइसिस के बाद हम देखेंगे कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो चूँकि उनकी कोई पोजीशन उस तरह की नहीं रही है तो शायद मुझे लगता यही है कि जरदारी साहब चाहेंगे कि फिर आसफा भुट्टो जो हैं वो आगे आके उनकी साइड की जो लीडरशिप है वो करें, क्योंकि बिलावल भुट्टो की तो पॉलिटिक्स जो है वो अब मरियम नवाज के लेवल के ऊपर आ गई है। राइट, जो मुसव्वदा इस वक्त ज़ेरे गर्दिश है वो किसी वक्त भी गवर्नमेंट कह सकती है कि ये वो नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से तो ऑफिशियली दिया नहीं गया है। बट इसमें एक तरमीम आर्टिकल 239 की शिक 5 है जो कहती है कि पार्लियामान की तरफ से की गई किसी आइनी तरमीम पर सुप्रीम कोर्ट, वफाकी आइनी अदालत, किसी भी हाई कोर्ट की तरफ से सवाल नहीं उठाया जाएगा। आई मीन हाउ डिक्टेटोरियल इज दैट? नहीं, वो डिक्टेटोरियल तो बहुत ही ज़्यादा है। वो तो इसमें तो बेसिकली हाई कोर्ट्स को तो ख़त्म ही कर दिया गया है। कहा गया है कि अगर कोई नेशनल सिक्योरिटी के नाम के ऊपर कोई मिसिंग पर्सन होगा तो हाई कोर्ट उसमें प्रोसीड ही नहीं कर सकती। ऐसी चीज़ें तो कभी जो है वो माशाल्लाह 8वीं आईनी तरमीम ने
ये चीजें जो है वो नहीं डाली थी आइन में, जो कि इससे डाला जा रहा है। उस टाइप तो कोई कर लें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थ्रू हो सकेगी, या इसको सुप्रीम कोर्ट और जो हमारी जुडिशरी है वो अब अलाउ ही नहीं करेगी कि ये अमेंडमेंट किसी तरीके से आए, और पार्लियामेंट और कमजोर होगी। राइट, फवाद चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वी विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। आईनी तरमीम के लिए लाए गए कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गए हैं। हुकूमत तमाम तख़ीरी हरबों के बावजूद आईनी तरमीम तो मंजूर नहीं करवा सकी, लेकिन ये सेशन अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया है। ये सेशन इस लिहाज से भी शर्मनाक रहेगा कि इस दौरान तहरीक इंसाफ के 10 MNAs को पार्लियामेंट के अंदर घुस कर गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार करने वालों के बारे में अभी तक कोई ख़ास मालूमात नहीं है। हुकूमत छुट्टी के दिन जिस तरह उजलत में आईनी तरमीम लाने की कोशिश कर रही थी, इससे पता चलता था कि हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट के खुलने का शायद डर है। आज पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई, जिसमें हुकूमत को आईनी तरमीम से रोकने के लिए हुक्म देने की इस्तदा की गई है। सीनियर कानूनदान हामिद खान ने आईनी तरमीम के खिलाफ 19 सितंबर से वकला तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया है। लेट्स वॉच है। सारे पाकिस्तान के वकला को मैं अपील करता हूं कि लाहौर में 19 तारीख को इकट्ठे होके मूवमेंट का आगाज करो, और इंशाल्लाह हम करेंगे, और हम कोई आईनी पैकेज आने नहीं देंगे, हम उसको रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे। इस सुप्रीम कोर्ट को मजीद ताकतवर सुप्रीम कोर्ट देखना चाहते हैं और ताकतवर बनाएंगे। हम यहाँ पर कोई भर्ती उल्टी सीधी नहीं करने देंगे कि 4 जजों का और नाम आप डाल के अपनी मर्जी के जज उठा के लगा दें। नहीं, ये जुडिशल कमीशन जो आज की सूरत में है वही फैसला करेगा। इस वक्त एक मुल्क का बड़ा ही क्रिटिकल टाइम है, मुल्क बचाने का, मुल्क के इदारों को बचाने का और अदलिया को बचाने का। पाकिस्तान में जब भी वकला तहरीक के हवाले से जिक्र होता है तो एक शख्सियत का नाम हमेशा ग्लेरिंगली आपको नज़र आता है, वो है एतजाज़ एहसन साहब की। हमारे साथ मौजूद हैं एतजाज़ एहसन साहब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। एतजाज़ एहसन साहब, क्या नज़र आ रहा है आपको एक और वकला तहरीक चलने जा रही है? मैं तो ये कोई 4 बल्कि ज़्यादा 6 महीने साल से कह रहा हूँ कि अगर महसूस हुआ वकला को कि जजेस के साथ ज़्यादती हो रही है और कोई ऐसे कवानीन बनाए जा रहे हैं जिनसे उनके विंग्स क्लिप करने या उन पे कंट्रोल करने की कोशिश होगी, तो वकला की तहरीक, वकला ज़रूर उठेंगे। ये तो मैं कह रहा हूँ, वकला इस मामले में अब बड़े क्लियर हेडेड है। राइट, लेकिन जो बार काउंसिल्स हैं उनमें एक किस्म की तकसीम नज़र आती है। पिछली दफ़ा भी तकसीम थी या आपके ख्याल से रिलेटिवली ज़्यादा यूनिटी थी? नहीं, तकसीम मेरे वक्त में तो बहुत ज़्यादा तकसीम थी। को जज जो और बड़ी 3 किस्म की तकसीम थी। एक वो जज जिनको वो चीफ एग्जीक्यूटिव एंड मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ने निकाल दिया बिल्कुल ही, जिनमें इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी सबसे ऊपर थे। दूसरे वो जज जिनको उन्होंने निकाल दिया पर बाद में ले लिया, हलफ लेके एक नया हलफ, जिस हलफ के हम खिलाफ थे। और तीसरे वो जज जिनको उन्होंने भर्ती किया पहले जजेस के खिलाफ एक करने का, एक PCO प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर लाने के बाद, और PCO के तहत ही उनको हलफ दिया। अब इन तीनों के आपस में इंटरेस्ट एक दूसरे के मुखालिफ थे, बट हम थे विद द जजेस हु हैड बीन आउस्टेड, और जो आखिर दम तक चीफ जस्टिस की बहाली तक वो हमारे साथ रहे। और कुछ थे बीच में से सितारे डूब भी गए थे, पर लेकिन जो आखिर दम तक यानी 16 मार्च 2009 तक हमारे साथ रहे, जिस दिन ऐलान किया यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, कि जजेस को बहाल किया जा रहा है, उस दिन तक का जो हमारे साथ थे वो वर्स्ट कैटेगरी थी उनकी एस्टिमेशन में।
राइट। सो आप कह रहे हैं कि डिवीजन तो उस वक्त भी बहुत थी, सो इट रियली डजंट मैटर अगर कोई तहरीक चलनी हो। हमने देखा बलूचिस्तान बार की तरफ से सख्त प्रेस रिलीज जारी हुई है, उसमें तरमीम से मुतालिक मजम्मत भी की गई और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एंड वी नो उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, उनको कहा गया कि वो ज़ाती मफाद के लिए सुप्रीम कोर्ट को तबाह कर रहे हैं। किस किस्म की एक लेगेसी अब हमें बनती हुई नज़र आ रही है जस्टिस काजी फाइज ईसा की, कंसिडरिंग कि आपने उनका करियर थ्रू आउट देखा है? काजी साहब की बड़ी प्रॉमिसिंग लेगेसी थी और काजी साहब ने एक दो फैसले जो किए थे वो बड़े मारूफ हुए। तिलोर के बारे में ही रेजिस्टेड प्रेशर फ्रॉम foreign powers and foreign elements, governments, official government। फिर जो इन्होंने फैसला फैज़ाबाद धरने पे दिया और जिसमें उन्होंने ही नेम्स, फिर इन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स पे जो इनका व्यू है वो तो व्यू है कि आप आइन में तरमीम करके भी आप मिलिट्री कोर्ट्स का जवाब मुहैया नहीं कर सकते। ये काजी साहब का व्यू है। अब इसी वजह से काजी साहब शायद वो केस नहीं लगा रहे कि रिटायरमेंट के बाद पास द बर्डन ऑन टू द नेक्स्ट चीफ जस्टिस। और बट वो अपने मंसूर अली शाह साहब यकीनन एक ऑनरेबल पोजीशन लेंगे उस पर, बट प्रोवाइडेड ही डज बिकम। आपको लगता है क्योंकि अब तो जो तरमीम है, जो मामलात हैं, पूरे शकूक व शुबहात नजर आते हैं फॉर द नेक्स्ट चीफ जस्टिस, व्हाट डू यू थिंक? नहीं, मेरा ख्याल है ये तरमीम तो ख़त्म हो गई। इसकी वजह मैं तो वो ढूंढना चाहता हूँ उस अफलातून को जिसने गवर्नमेंट को ये मशवरा दिया कि ये समझ लो कि वो अक्सरियत में थी गवर्नमेंट, पर ये मशवरा दिया कि 2 की अक्सरियत हमारी बनती है 2 मेंबर्स की, तो इसलिए 224 की बजाय हमारे पास 226 हैं, तो हमें आईनी तरमीम ले आनी चाहिए। इतनी स्मॉल स्लिम मेजॉरिटी पे एक कंटेंशियस लेजिस्लेशन को आप नहीं लाते। ये तो बड़ी एहतियात की बात है, डिफीट हो जाए। ये कोई सियाना भी है गवर्नमेंट में, कोई शऊरी तौर पे बाशऊर भी है जिसने कहा कि इससे निकलो इस वक्त, बजाय ये कि वोट कराओ और डिफीट हो। फिर ये एक लाइन बीच में ली इन्होंने जो आदम नज़ीर तारर ने, जिसको प्रोपाउंड किया कि एक कोशिश इन्होंने आखिरी की कि अगर अपोजिशन जो है उसको इन्होंने कोशिश की मनाने की कि ये बड़ी अच्छी तरमीम है, आप भी शामिल हो जाए, यानी काउंट हमारा कम है पर आप शामिल हो जाए तो हम पास कर देंगे। वो अपोजिशन क्यों शामिल होने वाली थी? पर किसी ने जिस शख्स ने इनको मशवरा ये दिया कि सरवाइव टू फाइट अनदर डे, वो एक दानिश्वर शख्स था और वो जहाँ चोटी पे बैठा हुआ है, आई कैन थिंक आई कैन सी हिम देयर। लेकिन ये बाकी तो सारे लीडरान भी जो गवर्नमेंट में थे और गवर्नमेंट भी, ये तो बड़ी अपनी इस मान में थे कि ये हम पास करा लेंगे। लेकिन मैं क्वेश्चन ये है एतजाज़ साहब कि आपने जैसे खुद वर्ड यूज़ किया कंट्रोवर्शियल या कंटेंशियस तरमीम थी, चले ऐसी ही हों, लेकिन उनका पता ही किसी को नहीं था। वज़ीर कानून खुद कह रहे हैं मुझे नहीं पता, पीपल्स पार्टी कह रही है हमें क्लियरली नहीं पता, जिससे सवाल पूछो वो कह रहे हैं हमें नहीं पता, मीडिया को नहीं पता, जुडिशरी को नहीं पता। तो इस किस्म की सीक्रेट तरमीम कभी आ सकती है लीगली? यहाँ तक कि स्पीकर को भी नहीं पता था, चेयरमैन सेनेट को भी नहीं पता था। तो ये इस तरह तो नहीं, ये भी गलत तरीका था। जो लॉयर्स इन दी गवर्नमेंट हैं, दे शुड ऑल बी स्टूड अगेंस्ट द वॉल
फेसिंग द वॉल। तो ये क्योंकि ये तो बड़ी अगर गवर्नमेंट की साइड से हम देखें तो बहुत बड़ी डिफीट करा दिया गवर्नमेंट की। जिसने सर्वाइवल और लिव एंड टू फाइट अनदर डे का दिया है, वो भी अदर डे आना नहीं है। आई डोंट थिंक दिस अमेंडमेंट और अमेंडमेंट एक भी तो नहीं है ना, ये तो पूरी सेट ऑफ अमेंडमेंट्स है। ये तो सारे सिस्टम को ही तब्दील करने की बात है। सो यू थिंक कि गवर्नमेंट इस पे बैक ऑफ हो जाएगी? गवर्नमेंट की तरफ से तो कहा जा रहा है कि हम लाएंगे ये तरमीम। आई डाउट इट, आई डोंट थिंक सो। इस दौरान वकीलों ने भी अपने मसल्स फ्लेक्स करने हैं। एक दो रैलीज हो जाएंगी पिंडी में, लाहौर में तो मेरा ख्याल है आपके ही सुना है कि एक 19 तारीख को एक रैली की कॉल दे दी गई है। तो वो जब ये एक ऑपोजिशन सामने सड़कों पे भी आ जाएगी और मेजॉरिटी भी बड़ी स्लिम होगी 2 की, तो मौलाना फजल रहमान तो शायद इनसे मुलाकात भी ना करें शरीफ बरादरान से उस वक्त। So, मौलाना फजल रहमान के रोल को कैसे देखते हैं आप? हाउ डू यू थिंक ही प्लेड? नहीं, मौलाना फजल रहमान अपनी कंस्टिट्यूंसी को देखते हैं और उनको पता है कि ये कंस्टिट्यूंसी जो मेरी है वो इस वक्त उस पर एक बहुत बड़ा चैलेंज है इनकी कंस्टिट्यूंसी को। वो इमरान खान का है, पर्टिकुलरली इन खैबर। वो खैबर की पॉलिटिक्स करते हैं। अब वो खैबर की पॉलिटिक्स में तो आप इस वक्त जजेस की और इस किस्म की तरामीम नहीं ला सकते जहाँ वो उसको कितना भी गलत कहा जाए कि बोल रहा है, पर वो अली अमीन गंडापुर एक लाइन ले रहा है बड़ी स्ट्रॉन्ग और बड़ी वाज़े तौर पे। तो वहाँ से अब पॉलिटिक्स जो है खैबर पख्तूनख्वा की वो एक और ऑर्बिट में चली गई है। राइट, हम एक ब्रेक ले रहे थे एतजाज साहब, उसके बाद आगे क्या नजर आ रहा है आपको? बानी पीटीआई ये कह रहे हैं कि मुझे जेल में रखने के लिए तरमीम लाई जा रही हैं। आपने कहा कि ये अब आती हुई मुमकिन ही नहीं नजर आ रही। सो हुकूमत की इस वक्त क्या पोजीशन है? विल टॉक अबाउट इट राइट आफ्टर द ब्रेक। एंड वेलकम बैक। एतजाज हसन साहब, एक क्वेश्चन है जो मैं कई दिनों से पूछ रही हूँ। पार्लियामान के दोनों हाउसेस नामुकम्मल हैं, इसके बावजूद आईनी तरमीम वो भी 2/3 के साथ और एक पूरा स्ट्रक्चर जैसे आपने कहा चेंज करने की एक बड़ी अहम मामलात के ऊपर तरमीम लाने की कोशिश की गई। लीगली इज़ दिस ओके? ऑब्वियसली इसके अंदर होगी प्रोविज़न, लेकिन कानून क्या कहता है? नहीं, 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप तो कहता है ना। वो तो अगर टोटल मेंबरशिप की 2/3 आपके साथ ना हो और 2/3 इज ऑफ 436 का 2/3 आपको चाहिए। 432 था पहले, अब 36 हो गया फाटा की मर्जर के बाद। और तो अगर ये आपको इसलिए 224 चाहिए जी, बिकॉज 11 सेनेटर्स मिसिंग एंड देन उसमें भी रिजर्व सीट्स नहीं है जो पीटीआई को अब दे दी गई हैं। वो रिजर्व सीट्स भी मिसिंग है नेशनल असेंबली में। सो इट्स नॉट अ फुल हाउस। हाँ, इट्स नॉट अ फुल हाउस और ये बिल्कुल ठीक आपने बात की है। पर मकसद तो इनका ख्याल था कि वो सीटें मिल जाएंगी। जो सीटें, आई थिंक दे वर डिपेंडेंट अपॉन दैट। वो जजेस ने भी महसूस किया कि ये बहुत ही ज़्यादा इन्होंने फ्लॉन्ट करना शुरू कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने, राना सनाउल्लाह ने, अताउल्लाह तारण ने, दीज 3 पीपल आई थिंक सैंक द गवर्नमेंट्स विश एंड डिज़ायर टू एंड द रेस, विन द रेस। लेकिन इनके बयानात ही ऐसे आए और जिसने बड़ा
यूनाइट कर दिया अपोजिशन को, और जिसने मेरा ख्याल है मौलाना के लिए भी मुश्किल कर दिया गवर्नमेंट के साथ चलने को। तो ये तो एंड लेट्स से कि कल गवर्नमेंट तरमीम पेश कर देती तरमीम और नंबर्स उनके पास पूरे नहीं थे, ख्वाजा आसिफ ने खुद कहा कि नंबर्स पूरे नहीं थे। सो एक गवर्नमेंट जिसके नंबर्स नहीं हैं पूरे 2/3 अगर ऑब्वियसली पेश कर देते फिर तो बहुत ही ज़्यादा बहरान में आ जाते। इस वक्त भी ये तासुर तो नज़र आ गया है कि इनके पास मेजॉरिटी नहीं है या 2/3 नहीं है। डज इट इफेक्ट उनकी पोजीशन? ह्यूमिलिएशन होती है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, इनके किसी सियाने ने, किसी अक्लमंद सियासतदान ने इनमें से इनको रोका है, वरना दीज यंगस्टर्स अताउल्लाह तारर वगैरह, अताउल्लाह तारर ने तो याद है वो स्टेटमेंट दी थी कि हम रेफरेंस फाइल करके डिस्क्वालीफाई करा रहे हैं, डी रजिस्टर करा रहे हैं पीटीआई को, और कल से तो वो ये जो है ज़्यादा है ओवर एम्बिशियस, ओवर एक्टिव लोग होते हैं ना, इनको भी कंट्रोल करना पड़ता है, और गवर्नमेंट से नहीं कंट्रोल हुए। गवर्नमेंट बड़ी खुश होती थी इनके बयानात पे, पर उससे एक तो अपोजिशन ज़रा पीछे हट गई, दूसरा ये लगता है कि शरीफ ख़ानदान का जो ख़ास कर तरीका है ना, दे वर प्रॉमिस्ड द नंबर्स बाय somebody who holds the prime minister's hand। 10 बंदों को तो MNAs को तो उन्होंने लिया, उठाया पहले फ्रॉम पार्लियामेंट, लेकिन वो 6 या 7 के कितने 8 उनमें से उन रिमांड प्रोसीडिंग्स में उनको सहूलत मिल गई अदालतों से। और सो वो वाला फिर ये है कि आप का जजमेंट भी अभी आना है। नवाज शरीफ साहब की पोजीशन क्या बनी इस तमाम मामले के बाद? कल वो थोड़ी देर के लिए आया फिर चले गए। नवाज शरीफ आई थिंक फील्स मोस्ट एम्बैरेस्ड, क्योंकि अब ये पता लग गया कि नवाज शरीफ हिमसेल्फ इन दी बैटल ड्रेस कैन नॉट गेट यू अप्रोप्रिएट मेजॉरिटी। इनकी मिथ थी एक बड़ी, नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे तो आप देखें सियासत बदल जाएगी, वो नहीं हुआ। ही वॉज डिसहार्टेड व्हेन ही वेंट बैक टू जाती उमरा, आई थिंक ही वेंट बैक देयर लास्ट नाइट। पर ये जो है, ये देखें ना एक और चीज़ तजाद, जो स्पीकर साहब हैं वो भी बात करते हैं सुप्रेमेसी ऑफ पार्लियामेंट की, कि अदालत हमारी सुप्रेमेसी में मदाखलत कर रही है, सुप्रेमेसी ऑफ पार्लियामेंट। और सुप्रेमेसी ऑफ पार्लियामेंट का उस वक्त ख्याल नहीं उनको आता जब 10 इनके MNA फ्रॉम दी बावल्स ऑफ दी पार्लियामेंट बिल्डिंग निकाले जाते हैं बाय मास्क्ड मैन इन प्लेन क्लोथ्स, और उठा के उनको अगवा करके ले जाते हैं। उस वक्त उसके खिलाफ कुछ नहीं किया स्पीकर साहब ने, और मैं समझता हूँ ही इज अनदर पर्सन हु शुड रिजाइन। बिल्कुल आफ्टर साहब कह रहे हैं कि स्पीकर को रिजाइन कर देना चाहिए। थैंक यू सो मच एजाज हसन साहब फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। दूसरी जानिब PTI ने कहा है कि आनी तरमीम का सिर्फ और सिर्फ बानी PTI को जेल में ही रखना मकसद है। अडियाला जेल से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा उन्होंने, लेट्स हैव अ लुक। आईनी अदालत का क़याम इसलिए अमल में लाया जा रहा है क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट से डरे हुए हैं। नई तरमीम से मुल्क का मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। आईनी तरमीम का सिर्फ और सिर्फ मकसद मुझे जेल में रखना है। हुक्मरानों ने अदलिया का बेड़ा गर्क करने का फैसला किया है। इलेक्शन फ्रॉड छुपाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। ये डरे हुए हैं कि अगर इलेक्शन खुल गया तो सब कुछ रिवर्स हो जाएगा। जजेस को धमकियाँ, लोगों को अगवा करना, एक सियासी जमात को ख़त्म करने से सियासी अदम इस्तेकाम बढ़ेगा। अवाम को अपने हकूक़ अदलिया को बचाने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। मैं जजेस, अदलिया और सहाफ़ियों के साथ खड़ा हूँ। ये मौजूदा चीफ जस्टिस को दोबारा लाकर अदलिया को तबाह करना चाहते हैं। लाहौर में 21 तारीख को पुरअमन जलसा और तारीखी एहतजाज करेंगे। आई गेस सब तमाम की तमाम जो निगाहें हैं वो इस तरफ ही जमी हुई हैं कि क्या PTI ये जलसा कर सकेगी, क्योंकि हुकूमत की तरफ से क्लियर इंडिकेशन है कि ये जलसा नहीं हो सकेगा। और PTI का कहना है कि हम ये जलसा करेंगे। वी विल फाइंड आउट। डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।
अल्लाह हाफिज़।